भारत की शिक्षा व्यवस्था का मूल था प्रज्ञा। शिक्षा का मतलब ही था प्रज्ञावान बनाना, ज्ञानी बनाना, अपने आप को सबसे पहले जानना। शिक्षा का मूल मंत्र ये नहीं था कि आप केवल और केवल धन, पद और ग्लैमर कमाएं। इसीलिए एक गुरु एक साथ कितने बच्चों को अध्ययन करवा सकते थे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। हालांकि जो हमने आईआईटी और आईआईएम खोले हैं, इसमें हम उसी पद्धति का अनुसरण करते हैं कि एक शिक्षक पे 8 या 10 बच्चे को आदर्श मानते हैं और नियम भी है, जैसा विदेशों में भी कुछ है ऐसा। वही चीज़ हम भारत में शिक्षण व्यवस्था में क्यों नहीं लागू करते हैं? क्यों नहीं हम अपने स्कूलों में या महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में एक शिक्षक पे 10 विद्यार्थी क्यों नहीं रखते हैं? क्यों गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखते हैं? और फिर वहाँ तो ध्यान है ही नहीं, बाकी जितने कोचिंग संस्थान हैं वो तो महाव्यापारी हो गए हैं। वो बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। एक 5वीं का बच्चा भी कोचिंग पढ़ रहा है और एक आईएएस की तैयारी करने वाला भी बच्चा कोचिंग पढ़ता है, लेकिन दोनों को मिल क्या रहा है, ये महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपनी शिक्षण व्यवस्था को अगर बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, तो अपने आश्रम व्यवस्था की तरफ आपको लौटना पड़ेगा। प्राचीन व्यवस्था में जो एक बड़ी अच्छी वैज्ञानिक व्यवस्था थी, वो शिक्षण व्यवस्था थी, जो हमें सिर्फ कागजी शेर नहीं बनाती थी, बल्कि हमें मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त करती थी, क्योंकि जीवन में तीनों का संतुलन होना बहुत ही ज़रूरी है। नालंदा विश्वविद्यालय इसलिए जला दिया गया कि वहाँ पढ़ने वाले 10,000 विद्यार्थी कहते हैं कि 500, 1000 या 2000 की सेना रही होगी बख्तियार खिलजी की, उससे वो लड़ नहीं सके, या लड़े होंगे तो कट गए होंगे। क्यों ऐसा हुआ? कितनी संख्या होने के बाद भी हम हार गए। निश्चित तौर पर हमारे विद्यार्थी पुरानी जो प्राचीन शस्त्र और शास्त्र की जो गुरुकुल परंपरा थी, उसको भूलकर सिर्फ वो किताबी कीड़े बन गए थे। और आज भी वही कोचिंग संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में, विद्यालयों में यही हो रहा है। क्योंकि गुणवत्ता कैसे आएगी? जहाँ विद्यार्थियों की भीड़ होगी और योग्य शिक्षकों का अकाल होगा, वहाँ कभी भी योग्यता, कभी भी गुणवत्ता नहीं आ सकती है। और फिर हम बच्चों से उठापटक करेंगे, बच्चों की शिकायत सुनेंगे और घर में आपस में मुठभेड़ होती रहेगी। इसीलिए हर माता पिता को यह सोचना होगा कि हम कैसे शिक्षा दें। हर चीज़ को दरकिनार करके पहले अपने बच्चों की शिक्षा पर आपको मूल ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी कि हमें वैज्ञानिक शिक्षा दीजिए, हमें वैसे शिक्षा दीजिए जिससे इंसानों का निर्माण होता हो। हमें वैसे शिक्षा मत दीजिए जहाँ तोता रटंत, जहाँ कायर, जहाँ पर गिरे हुए चरित्र का निर्माण होता है और हम फिर एक बार बाहरी आक्रमणकारियों का शिकार हो जाएं। हमें ऐसी शिक्षा मत दीजिए। ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ऊंचे ऊंचे भवन बनने से ऊंचे ऊंचे चरित्र नहीं बन जाते हैं, बल्कि ऊंचे चरित्र अगर होंगे तो ऊंचे भवन नहीं भी हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। इसलिए ऊंचे ऊंचे भवनों को, बड़े बड़े भवनों को बनाने की जगह ऊंचे ऊंचे चरित्र को बनाया जाए, और ऊंचा चरित्र बनाने का काम गुरु ही कर सकता है। और जब हम समाज में, सामाजिक व्यवस्था में ऐसी बातों को उठाएंगे, तभी ये राज्य और देश स्तर पर ये बातें उठेंगी कि हमें कैसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए, जो हमारे चरित्र को ऊपर उठाए या हमारे चरित्र को नीचे गिराए, जो केवल पैसा, हाय पैसा, हलो पैसा, हे पैसा, हाय हाय पैसा करवाए, जो हमें सिर्फ ग्लैमर की हवस की तरफ दौड़ाए। क्या वो शिक्षा चाहिए? या हमें अपनी मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक शांति के लिए शिक्षा चाहिए? हमें जीवन यापन करना है, लेकिन किस तरीके से? रो रो कर, क्रंदन करके, रोदन करके जीवन जीना है, या सहज और सरल रूप से जीवन जीना है? ये तो हमें तय करना पड़ेगा। ये जीवन बहुरंगी है, सतरंगी है। आप देखेंगे कि गंगा की ये धारा बह रही हैं, ये जीवन वैसा ही है, बहने के समान है। गौमुख से निकलकर गंगा सागर की यात्रा करना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। मतलब अब अज्ञान से ज्ञान की तरफ की यात्रा जो होती है, वही शिक्षा का मतलब होता है, वही प्रज्ञा की तरफ हमें ले जाती है। अज्ञान से ज्ञान की तरफ जो ले जाए, वही शिक्षा है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये भारत में ही ये शिक्षा का मूल मंत्र बताया गया है कि जियो और जीने दो।
भारत में ये भी बताया गया है कि कैसे हम जो अपने से जो कमज़ोर लोग हैं उसे भी आगे बढ़ाएं, अपने साथ ले सकें, सत्संग करें। शिक्षा का मूल मंत्र यही था, चरित्र को कैसे ऊपर उठाएं, और ऊंचा उठा हुआ ही चरित्र तो जिनका चरित्र नीचे है उनको उठाने की कोशिश करेगा। हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, गला काट प्रतियोगिता, बच्चों को बचपन से प्रतिस्पर्धा। 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे कोचिंग ट्यूशन पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें ऑब्जेक्टिव जैसे प्रश्न पत्र हल करने पड़ रहे हैं। उन्हें स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए बचपन से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। तो जो बच्चा प्रतिस्पर्धा बचपन से करेगा उसके अंदर में मानसिक शांति कभी नहीं आ सकती है, और जब उसके अंदर मानसिक शांति नहीं आएगी तो वो फिर पारिवारिक और सामाजिक जीवन तो उल्टा ही जिएगा, और फिर माँ बाप कहेंगे कि अरे भाई ये कैसे मेरे बच्चे हो गए। नहीं, जब बचपन से आपने प्यार दिया ही नहीं, शरीर कमज़ोर, ना वो अच्छा खा रहा है ना पी रहा है, और 550 की भीड़ में वो बैठा हुआ है और सबों का कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे के पास जा रहा है, तो मानसिक रूप से तो वो बीमारी होगी। फेफड़े उनके ख़राब होंगे ही, बचपन से ही ख़राब होंगे, उनको त्वचा का रोग होगा ही, क्योंकि इतने बच्चे पढ़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, स्वच्छ हवा तो आ नहीं रही है। और गुरुकुल की व्यवस्था जो थी वो स्वच्छ हवा, जैसे यहाँ कल 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 करके बहती हुई नदियाँ हैं आपके सामने, सूर्योदय का दृश्य है, गंगा जी बह रही हैं, चारों तरफ एक तरफ बालू का पूरा पाट है, चारों तरफ आप देखेंगे। ये है शिक्षा, प्रकृति के बीच में जाकर शिक्षा। ये भारत का संस्कार था। प्रकृति के साथ जाइए, प्रकृति के साथ बैठिए और वहाँ चिंतन मनन करिए। शिक्षा को बाजार मत बनाइए और ऊंचे चरित्र बनाइए, और ऊंचा चरित्र ही तो दूसरे के चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए काम भी करेगा। तब हम प्रज्ञावान बनेंगे।